टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका। देखिए, भारतीय संविधान में देश को चलाने के लिए एक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो जो संघीय कार्यपालिका है वह संविधान के भाग 5 में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 58 तक संघीय कार्यपालिका को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, जो कार्यपालिका है वो 5 व्यक्तियों से मिलकर बनती है। पहला है हमारा राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद और पांचवा है हमारा महान्यायवादी। जो कार्यपालिका है वो 5 व्यक्तियों से मिलकर बनती है। एक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, उसके बाद में अंत में आता है महान्यायवादी। तो आज हम सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और देखते हैं कि राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति से। देखिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो हम हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। कौन से अनुच्छेद में? तो 52वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। और अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि ये जो पद की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो इसका उत्तर है हमारा ब्रिटेन से। बस एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि डिफरेंस क्या है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो वंशानुगत होता है, पर भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में हर 5 साल के बाद में राष्ट्रपति के लिए चुनाव किए जाते हैं और एक नए राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा हो सकता है और जो व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है ना। ये इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो संघीय कार्यपालिका प्रमुख व्यक्ति होता है। प्रमुख व्यक्ति का मतलब वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। फिर जो भारत सरकार है उसकी समस्त कार्यपालिका की जो कार्यवाही होती है वह भी राष्ट्रपति के नाम से होती है। इस कहने का अर्थ ये होता है कि भारत में जितने भी जो कार्य होता है जो कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अगर मान के चलो कि विदेश के साथ भी कुछ संबंध है या फिर कोई संधि पर साइन किए जा रहे हैं तो वह भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो राष्ट्रपति स्वयं कर रहा हो या फिर प्रधानमंत्री करता हो या फिर और भी जो व्यक्ति हैं जो संघ कार्यपालिका के सदस्य हैं वह करते हो, पर वो जो सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम के ही होते हैं। यानी कि जो भी संधि होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है ना। अगला, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के होता कैसे है, उसका किस प्रकार से चुनाव किया जाता है। ठीक, तो देखिए, जो राष्ट्रपति है भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है ये बात समझिए। देखिए, जो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है कि जो जनता है वो वोट देती है ना, वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रत्यक्ष रूप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जनता स्वयं भागीदारी लेती है निर्वाचन में, है ना। पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, जनता सीधे भागीदारी नहीं लेती। पहले क्या होता है कि जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जो प्रतिनिधि चुने गए हैं जनता के द्वारा वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बताता हूँ कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि जनता सीधे वोट देती है, पर अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता सीधे वोट नहीं देती। पहले वो एक अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसके बाद में वो जो प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और तब जाके राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है ना। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा रहा है। इस पद्धति का आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दोनों सदन मतलब एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, जिसे हम लोग उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अब और भी देखते हैं कौन होते हैं। राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भी निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ठीक, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि दिल्ली, पांडुचेरी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनकी भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं
वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अब इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा कि ये जो तथ्य है ना, ये जो लाइन है, ये कब जोड़ी गई हमारे भारतीय संविधान में? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 की बात है। तब जाके हम लोगों ने दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको अलाउ किया था निर्वाचन मंडल में शामिल होने के लिए, है ना। कौन सा संशोधन है ये? है 70वां संशोधन 1992 की बात है। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते, है ना। इस फैक्ट को याद रखिए कि जो निर्वाचित जो लोग हैं वो तो भाग लेते हैं, पर जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। मनोनीत का अर्थ क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है कि हर एक क्षेत्र से, जैसे कला के क्षेत्र हुए और भी क्षेत्र हुए, उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपना जो उत्कृष्ट योगदान देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों में उनका निर्वाचन करता है, मतलब उनको मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। कौन भाग नहीं लेता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं और पदावली। देखिए, अनुच्छेद जो 58 है हमारा, अनुच्छेद 58 जो है उसके अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ठीक, ये योग्यताएं चल रही हैं, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर हो वह व्यक्ति चुना जाने योग्य नहीं होता, है ना। जो लाभ के पद पर हो, अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उस व्यक्ति को वो लाभ का पद जो है वो छोड़ना होगा, तभी जाकर वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनने योग्य हो जाता है। ठीक है, वो पद उसको छोड़ना होता है। अब इस बात को याद रखिएगा कि कौन कौन जो है वो लाभ के पद में नहीं आते, कौन कौन जो व्यक्ति होते हैं। देखिए, एक तो वर्तमान राष्ट्रपति, एक होता है हमारा उपराष्ट्रपति, दूसरा राज्य के राज्यपाल, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते, है ना। कौन कौन? एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर किसी राज्य का राज्यपाल, संघ तथा राज्य मंत्री जो होते हैं वह लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक फैक्ट और भी है यहाँ पे। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति है, मान के चलिए, जो है ऑलरेडी, चाहे कुछ भी हो, मान के चलिए, इस फैक्ट को याद रखिएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे राष्ट्रपति बनना है भाई, ठीक है, मेरे मन में आ गई तो मैंने नॉमिनेशन भर दिया। पर ऐसा यहाँ नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में आया कि भाई चलो मैं राष्ट्रपति बन जाता हूँ, नॉमिनेशन भर देता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल होता है। उस निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं, उन निर्वाचन मंडलों के सदस्यों में से 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में चाहिए होते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है ना। वो उम्मीदवार बन सकता है। उम्मीदवार बनने के लिए क्या चाहिए होता है? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो है वो अनुमोदक के रूप में आवश्यक होते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, यानी कि वो नॉमिनेशन भर सकता है ना। अब राष्ट्रपति के त्याग पत्र की बात करते हैं हम लोग। देखिए, अनुच्छेद 56 है वो क्या कहता है? पहली बात तो इस बात को समझते हैं हम लोग। जो अनुच्छेद 56 है वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति है, उसे अपना त्याग पत्र देना, तो वो किसको त्याग पत्र देगा, है ना। तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देगा। और मान के चलिए अगर उस समय पर उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, वो शायद देश के बाहर गया हो या फिर पद खाली हो, तो उस समय अगर किसी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है, तब वो क्या करेगा? तब वह उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको अपना त्याग पत्र सौंप देगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हुई कि वो अपना त्याग पत्र किसे देगा? एक तो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति वहां पे उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेगा कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को दे देगा। ठीक है, अब ये तो रही बात स्वयं की कि उसको त्याग पत्र देना है। पर मान के चलो कि किसी राष्ट्रपति को हटाना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ये समझिएगा
एक इस फैक्ट को याद रखिए कि जब तक मान के चलिएगा कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक वही 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। कहने का अर्थ ये होता है कि मान के चलिएगा कि एक राष्ट्रपति है, वर्तमान राष्ट्रपति, उनके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ 5 वर्ष पूरे हो गए। अब नए जो राष्ट्रपति है उनका भी चुनाव हो चुका है, ठीक है। पर जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की। समझ पा रहे हो, उन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की। तो जो पुराने राष्ट्रपति हैं वही, उनका कार्यकाल जो है वही चलता रहेगा, वही राष्ट्रपति माने जाएंगे। कब तक? जब तक उनका जो उत्तराधिकारी है, जो नया राष्ट्रपति चुनकर आया है, वो शपथ ग्रहण ना कर ले, तब तक जो पुराना राष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति के तौर पर कहलाएगा। समझ रहे हैं? वही राष्ट्रपति रहता है जब तक जो उसका उत्तराधिकारी है वो शपथ ग्रहण ना कर ले, चाहे वो 5 वर्ष हो चुके हों या फिर होने वाले हों, या फिर जो 5 वर्ष हो गए हैं उसके बाद में भी वही राष्ट्रपति रहता है। कब तक? जब तक उसका उत्तराधिकारी है वह शपथ ग्रहण ना कर ले। ठीक, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब क्या होता है, हाँ, इस फैक्ट को याद रखिएगा कि भारत में किसी भी राष्ट्रपति के लिए कोई मतलब निर्वाचन पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। कोई भी राष्ट्रपति है वो 1 से 2 बार या फिर मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है ना? अगर जनता उसे चाहे वो चुना जा सकता है, ठीक है? कोई सीमा नहीं है, पर अमेरिका में एक सीमा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही कोई राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि 5 वर्ष का वहाँ पे कार्यकाल होता है, तो इस तरीके से 10 वर्ष का कार्यकाल वहाँ पर हो जाता है, ठीक है? सिर्फ 2 बार ही वहाँ पे चुना जा सकता है, कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है? सिर्फ अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के, अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, एक और बात कि राष्ट्रपति है, मान के चलो, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। मान के चलो कि राष्ट्रपति नहीं है, वो विदेश में गए हैं या फिर उनका पद खाली है, तो उस समय पे राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान के चलो अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों ही नहीं है, तब कौन संभालेगा? तब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं वह इस कार्य को संभालते हैं, ठीक है? कौन संभालेगा? देखो, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वह राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है? सारे के सारे काम फिर वही संभालेंगे, है ना? इस बात को याद रखिए कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? अब राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की शपथ की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 60 के अंदर की गई है ना? तो पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रारूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, तभी जाकर वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन पाता है ना? निर्वाचन तो हो गया, पर अपनी गोपनीयता और पद की जो शपथ है वह भी उसे लेनी होती है। किसके सम्मुख? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उस समय उपलब्ध नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वह राष्ट्रपति को अपनी पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ठीक। अब एक होता है निर्वाचन विवाद। देखिए, निर्वाचन विवाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अनुच्छेद 71 क्या कहता है? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं एवं विवादों की जांच का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। देखो क्या होता है कि चुनाव में कभी कभी कुछ शंकाएं उत्पन्न हो जाती है कि भाई ये चुनाव ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जो कमेटी है जो बैठेगी वो जाती है कहाँ पे? उच्चतम न्यायालय के पास में, और वो कहती है कि सर तुम फैसला सुनाओ, और तुम जो कह दोगे वो फैसला अंतिम होगा, ठीक है। तो यानी कि जो शंकाएं हैं उसका निपटारा कौन करता है? हमारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक। बात समझ में आई? एक और फैक्ट है यहाँ पे कि जो उच्चतम न्यायालय है उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई ये हो गया तो हो गया, बात खत्म, फिर दोबारा इस पर कोई सवाल जवाब नहीं उठाए जाते, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले पढ़ चुके कि महाभियोग की प्रक्रिया होती है एक राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब हम लोग विस्तार में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, अनुच्छेद 61 जो है वो कहता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है ना? अब संविधान का उल्लंघन क्या होता है ये समझिए। देखिए, संविधान जो है ना वो एक नियम और कानून जो है ना उनका एक संग्रह है। समझ पा रहे हो?
इससे कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है ना तो उसे उसका उल्लंघन माना जाता है। मान के चलो कि संविधान में एक लाइन लिख दी गई है कि भैया आपको इस तरीके से कार्य करना है। अगर राष्ट्रपति जो है वो उस तरीके से कार्य नहीं करता है तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है और उसे हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है। देखिए, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में पेश की जा सकती है ना। महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। याद रखिएगा, सदन दो होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। दोनों में से किसी भी सदन में वो पेश किया जा सकता है। ठीक है, पर क्या होता है कि उसको पेश करने के लिए भी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। पेश करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वो पारित होगा वो एक अलग बात है। पेश करने के लिए किसी सदन में मान के चलिए कि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है, तो जिस सदन में उसको पेश किया जा रहा है तो उस सदन में जितने सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, तब जाकर उसे हम लोग सदन में पेश कर पाते हैं। ठीक है, तब जाकर उसको सदन में हम लोग पेश कर रहे हैं। और उसको पारित जब करना होता है तब 2/3 बहुमत के द्वारा उसको पारित किया जाता है। 2/3 बहुमत चाहिए होता है तब उसको हम लोग पारित मानते हैं। अगर 2/3 बहुमत नहीं है तो वो खारिज हो जाता है। ठीक, अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो वो पारित है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रपति पर हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया लगाते हैं। मान के चलो कि कोई बात हो गई, अब हम लोगों को राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना राष्ट्रपति को बताए महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे, है ना। क्योंकि भाई वो राष्ट्रपति है, उसको बताना पड़ेगा आपको कि भैया हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो इसी बारे में है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बताना पड़ता है कि भैया हम आप पर राष्ट्रपति पे क्या लगा रहे हैं, महाभियोग लगा रहे हैं। ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बताना पड़ता है। अब इस बात को आप लोग याद रखिए, देखिए ये फैक्ट है। ठीक है, मान के चलो कि एक सदन में महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग जो लगाया गया है वो पारित हो गया। ठीक है, अब एक सदन से फिर ये दूसरे सदन में आएगा और वो दूसरा सदन क्या करेगा, जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति पर उसके बारे में जांच करेगा कि भाई जो आरोप लगाया गया है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो कि दूसरे जो सदन है उसमें इस पर जांच शुरू हो गई। अगर दूसरे सदन ने भी उसे 2/3 सदस्यों के द्वारा मान के चलो 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग जो है उसको पारित करना होता है, तब जाकर राष्ट्रपति उसके पद से हट जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात यहाँ तक समझ में आई होगी। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 56 और 62 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति को केवल और केवल महाप्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त और ऐसी कोई सी भी पद्धति नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सके। ठीक, समझ में आया? देखो, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि देखो मान के चलो कि जो संसद है, संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, है ना। कौन कौन नहीं लेता, जैसे कि देखो हम लोगों ने पहले देखा कि उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया उसमें कौन कौन शामिल होता है, सॉरी कौन कौन शामिल नहीं होता, है ना। तो जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें जो मनोनीत सदस्य हैं वह भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, है ना। पर वहां पे क्या था, वहां पे जो मनोनीत सदस्य थे वो भाग नहीं ले रहे थे, किसमें, निर्वाचन मंडल में। वो निर्वाचन मंडल था, पर ये महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है उसमें संसद के दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य होता है, जो कि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, वह भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। अब देखो इसमें एक बात यह है कि जैसे ही मान के चलो कि विधानसभा है, राज्य की विधानसभा है, दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके निर्वाचित सदस्य जो हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। कौन कौन से, जो राज्य की विधानसभा है, दिल्ली, पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। पर क्या होता है कि जो निर्वाचन मंडल है उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है,